अच्छा, जी, इसमें आप इसका बताने सबसे लगे थे इजी कि इसको कुछ और इसका इजी सबसे वे इजी बताते हैं। तरीका वे ये है कि अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्स, यानी इसको अगर कॉम्प्लिकेट नहीं करते, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्स परसेंटेज। तो एक्स परसेंटेज में हम या एक्स एक तरफ लेंगे या एक्स को परसेंटेज लेंगे, या हम वहां पे 10% को परसेंटेज लेंगे। दोनों चीजें लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी तो सिंपल फैक्टर आ जाएगा। जस्ट अगर हम कहते हैं कि पर फेज अगर रिएक्टेंस हम एक्स ले लेते हैं, दैट इज एक्चुअली गिवन 10% इन दिस केस, तो ओवरऑल रिएक्टेंस का 10% होना चाहिए ना हमारे पास। तो अगर हम 10% कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वी विल बी एक्चुअली लुकिंग टू फाइंड आउट वी ओवर आई, that will be 6.6 over 10 मेगा, ठीक है। यस, या फिर 10। आप उसको 10 मेगा की जगह 6.6 और उसकी जगह लंबी कैलकुलेशन की जगह ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड दी लोड करंट, तो हम उसको डायरेक्ट लोड करंट ही कैलकुलेट कर लेते लो, हैं, ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट जस्ट 875 वी ओवर आई। तो 875 हम उसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, दैट विल बी एक्स। अब चूंकि ये एक्स हमारा जो है दैट इज 10%, ठीक है। अंडर रूट 3 को फिलहाल हम इसको भूल जाओ। नहीं ले रहे। हाँ, इट इज एक्चुअली x इज इक्वल टू 6.6 केवी ओवर 875 एम्पियर वी ओवर आई। और ये पूरे का पूरा दैट x इज बेसिकली द 10% ऑफ द टोटल। सो सही। इसको फिर हम रीअरेंज कर सकते हैं, या हम x को डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं कि 6600 ओवर 875 इंटू 10%। अब चूंकि हमने पर फेज कैलकुलेशन करनी है, तो फॉर पर फेज कैलकुलेशन हमें इस वोल्टेज को भी अंडर रूट 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सही 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 सही। क्लियर है जी? पर फेज हमने करनी, तो फिर आपने कहा अंडर रूट 3 से भी डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और 10% की वजह से हम 10/100 भी लिखेंगे, 10/100। परसेंटेज खत्म कर देंगे। हम्म। ओके, तो फिर हमारा सही है। एक्स, अब देखो अगर हम यहाँ पे एक्स परसेंटेज लिखें, तो फिर हम यहाँ पे परसेंटेज नहीं ना लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 10/100 में, हमने उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। नहीं। हम परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करना चाह रहे, हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमने जो 10% था उसको हमने टेन सही। ओवर हंड्रेड में लिख लिया, तो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ गई? ठीक हम है। ये नहीं देखना चाहते कि हाँ जी। परसेंट जी सर। कितनी परसेंटेज रिएक्टेंस है, हम ये देखना चाहते हैं रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है 10% के हवाले से। इसलिए वैल्यू। हमने 10/100 हाँ जी। करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर लिया, इसलिए एक्स के साथ परसेंटेज नहीं लिखेंगे। ओके, क्योंकि ये वैल्यू रिएक्टेंस निकाल। की वैल्यू है 10% रिएक्टेंस की ओवरऑल सर्किट में, दैट हम्म। इज बेसिकली एक्स। रिएक्टेंस ऑफ 10% वाइंडिंग, अब ये तो रिएक्टेंस इत्तेफाकन मैं बता रहा था कि सेम है, 10% है, इसकी भी 10% है, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अदरवाइज हम चूंकि इस चीज में कंसर्न है कि 10% वाइंडिंग जो है वो अनप्रोटेक्टेड होनी चाहिए, और वही 10% आर के साथ सर्किट बना दिया, तो हम उस 10% वाइंडिंग जो कि आर के साथ कनेक्टेड है, तो अब सारी कैलकुलेशन का फोकस, पहले हमारी सारी कैलकुलेशन का फोकस था पर फेज, आर का यहां से लेके न्यूट्रल तक एक फेज का हमने क्योंकि उसने हमें पूरे तीनों फेजेस का हमें दिया हुआ है उसने डाटा। हमारा अभी तक फोकस था हम पर फेज कैलकुलेशन करें, हम रिएक्टेंस फाइंड आउट करें, हम वोल्टेज फाइंड आउट करें, हम करंट फाइंड आउट करें, ठीक है, ये हमारा हो गया काम। अब सेकंड हमारा मकसद क्या है, हम ये 10% उस फेज के 10% को कैलकुलेट करें। तो 10% कैलकुलेशन के लिए तमाम वोल्टेजेस और करंट वो 10% रह जाएंगे, 10% रिएक्टेंस भी 10% रह जाएगी, ठीक है, 436 का। और फिर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो जो हमारे वी फेज निकली थी उसका भी 10%, 381। इसके अंदर 381 अगर पूरे फेज में प्रोड्यूस हो रहे हैं, आर टू एन 3810 प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर वोल्ट पर फेज, तो 10% में कितने प्रोड्यूस होंगे? 381। ये तो इजी है समझना। अगर यस सर। पूरी वाइंडिंग की पर फेज रिएक्टेंस 436 है, तो 10% की 0.436 होगी, ठीक है, इजी है समझना। तो उसी यस तरह सर। हम अगर इसकी ओवरऑल इंपीडेंस कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास बहुत इजी और सिंपल फार्मूला है कि वी हैव टू कैलकुलेट z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना क्या फार्मूला? ये हम काफी देर से पढ़ते आ रहे हैं, यस सर। इम्पिडेंस पर। इंपीडेंस फार्मूला मशीन्स में भी हम पढ़ते हैं, या हम आगे भी जो कैलकुलेशंस हैं हम काफी जगह इसको यूज करते हैं, ट्रांसमिशन में भी यूज होता है।
तो if we are going to calculate our impedance, we have to look for the reactance, imaginary part as well as resistance. तो हम दोनों को देखते हैं. यहाँ पे I और J as such नहीं है, तो हमारी इतनी complicated नहीं है calculations, तो straight forward है. तो Z is equal to actually 0.046 into. अब प्रॉब्लम ये हमें Z का नहीं पता, ओवरऑल Z क्या है, यानी ओवरऑल Z किसके बराबर है. तो हम सबसे हमें ये पता है कि X किसके बराबर है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया. R वो है जो कैलकुलेट करना है. तो हम Z को भी किसी नॉन यानी हम उसमें कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, हम Z को भी किसी नॉन क्वांटिटी में, किसी नॉन फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सके. ओके, ठीक है, क्लियर है. तो अब सेकंड उसने हमें कहा यस सर, क्लियर. कि 175. अब उसने हमें बताया था कि आपका जो फॉल्ट करंट है दैट मस्ट बी नॉट लेस देन 175 एम्पियर. तो 175 एम्पियर के लिए अगर या उससे कम के लिए नहीं है, तो ZF is actually, what is Z? It is actually resistance, which is V is equal to IR and R is equal to V over I. यही होता जी, है ना. अब हमारे पास Yes. प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमारे पास Z is basically this thing and this thing can be equal to, यानी इसको हम लिख सकते हैं that might be equal to V over R, यानी अंडर रूट दिस थिंग मस्ट बी इक्वल टू V over R. oh sorry, V over I, not V over R, V over I लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि रेजिस्टेंस ये है किस्म की. जी सर, बात समझ आ गई है, क्लियर. इम्पीडेंस. हाँ जी. जी सर. अब वोल्टेज हमें पता है कि 10% वोल्टेज 381 वोल्ट थे. इम्पीडेंस का हमें पता चल गया, करंट का हमें कहां से पता चलेगा कि उस वाइंडिंग में करंट कितना है. वो जो उसने दिया हुआ है फॉल्ट करंट कि आपका प्रोटेक्टेड है और सेट टू ऑपरेट है नॉट लेस देन 175 एम्पियर के अगेंस्ट. तो चूंकि आपका मेन काम ही होता है कि आपने प्रोटेक्ट उसको करना ही फॉल्ट्स के अगेंस्ट है. प्रोटेक्शन का मतलब ही फॉल्ट के अगेंस्ट है. फॉल्ट आया नहीं तो प्रोटेक्शन किस चीज की. ठीक है, तो जब आपने उसको करना ही प्रोटेक्ट फॉल्ट के अगेंस्ट है, तो इसका मतलब है जो सेट है 175 एम्पियर के लिए, तो आपका जो मैक्सिमम करंट है या मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट है रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ फॉल्ट या फॉल्टी करंट, ठीक है, तो नॉट लेस देन का मतलब है मिनिमम 175 एम्पियर चाहिए. तो हमने वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से डिफाइन करते हैं. 175 से ऊपर तो जितना भी करंट हो उसने ऑपरेट करना है, तो हमने मिनिमम के हिसाब से हमने देखना है. तो दैट विल बी 175 एम्पियर फ्लोइंग इनटू दैट सर्किट, तो वो इनिशिएट कराएगा फॉल्ट को. तो ये भी हम यही देखना चाह रहे हैं कि 10% वाइंडिंग की वजह से हमारा जो यहाँ 175 एम्पियर जब इसमें से गुजरेगा, फॉल्ट करंट गुजरेगा, तो 10% वाइंडिंग की वजह से हमारी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, यही देखना चाह रहे हैं ना. असल में तो कहानी पूरी यही है कि 175 एम्पियर का फॉल्ट करंट जब गुजरेगा तो 10% वाइंडिंग अगर अनप्रोटेक्टेड हो तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए. यही है, क्लियर. यस सर. तो बाकी चीजें तो हमने कैलकुलेट कर ली. तो यहाँ पे हमने अब सिंपल क्या किया, दैट विल बी दिस थिंग विल बी इक्वल टू V over I. ठीक है, तो V is 381, I is the फॉल्ट करंट, जो फॉल्ट करंट 175 है बेसिकली. तो दिस, या फिर आप ये समझ लो इन अदर वर्ड्स कि फॉल्ट करंट इज इक्वल टू आपकी 10% ऑफ द वाइंडिंग डिवाइडेड बाय दिस. तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना. अगर वाइंडिंग आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, 10% वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड रहना चाह रहे हैं, तो 90% वाइंडिंग प्रोटेक्ट हो, तो आपकी आर की वैल्यू ऐसी हो कि इस इक्वेशन को होल्ड करना चाहिए ना, रिले के ट्रिप करवाने के लिए. तो वही हम कर रहे हैं बस. तो 175 आपका फॉल्ट करंट है. यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करो 381 over 175, दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू. इसको रीअरेंज कर लें, 175 को इधर ले जाएं या इसको इधर ले जाएं, बल्कि इसको इधर ही रहने दें. रीअरेंज क्या करना है, यहाँ से इसको खत्म करना है अंडर रूट को, तो इसका स्केयर ले लें और इसका भी स्केयर ले लें, तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो स्केयर लेके जो भी वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट करें अल्फा आ गई, नीचे बीटा वैल्यू आ गई, और वहां से स्केयर रूट खत्म हो गया था, तो आपके पास इसकी वैल्यू फर्स्ट करें गैमा आ गई, तो प्लस आर स्केयर. ठीक है, सर हमें ये कैसे पता चला कि जब
आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। 175 हो जाएगी तो वो है कि जो हमारा फॉल्ट करंट है जब वो 175 एम्पेयर होगा तो हमारी जो रिले है वो ट्रिप कर जाएगी। सर ये हमें कैसे पता चलेगा ये उसने इस बताया हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू को? ये देखिए उसने बताया हुआ ना, Merz plus circulating principle is set to operate for fault current not less than 175 ampere, ठीक which है is, हाँ उसने क्लियरली बताया हुआ है उसने। ठीक है, तो इस केस में फिर हमारा क्या है कि हम ये स्केल लिया, खत्म हो गया। देन वी हैव, फर्स्ट करें, हमने इसको स्केल ले लिया, इसकी वैल्यू गामा आ गई, तो ये अल्फा आई थी, ये बीटा आई थी और इसकी वैल्यू गामा आई थी, तो आर स्केल विल बी इक्वल टू गामा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस गामा, ये वैल्यू उसमें से माइनस हो जाएगी और जो भी आंसर आएगा उसका स्केल रूट ले लेंगे, तो ये स्केल भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस सॉल्व फॉर्म, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख भी सकते हैं। जी, तो 175 इज इक्वल टू 381 ओवर दिस होल थिंग, स्केल लिया दोनों तरफ और फिर हमने उसको इसमें से माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया और अंडर रूट लिया, तो 2.171 अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, यहाँ पे लगाएंगे तो 10% वाइंडिंग उसकी अनप्रोटेक्टेड रहेगी, और ये 10% वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड होगी, 90% वाइंडिंग उसकी प्रोटेक्टेड होगी। ठीक है जी, कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, नहीं तो हम इसी से मिलता जुलता एक और न्यूमेरिकल करने लगे, तो होपफुली उसमें आपको समझ आ जाएगी मजीद चीजों की। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल इससे रेलेवेंट ही, A star connected 3-phase 10 MVA 6.6 alternator, सेम वही है सारा कुछ, 1000/5 एम्पियर करंट ट्रांसफार्मर। अब उसने क्या किया, 1000/5 एम्पियर बता दिया। ठीक है, तो 1000/5 एम्पियर का मतलब है प्राइमरी पे 1000 है तो आपकी सेकेंडरी पे 5 आ रहा है। स्टार इज कनेक्टेड टू अर्थ, अब उसने अर्थ रेजिस्टेंस की डायरेक्ट वैल्यू बता दी। अब उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी है, तो अब ये पूछेगा कि कितने परसेंट वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड है, सीधी सी बात है। और मिनिमम ऑपरेटिंग करंट फॉर द रिले इज 0.5 एम्पियर, उसने बता दिया जी मिनिमम ऑपरेटिंग करंट जो रिले का है वो 0.5 एम्पियर है। तो इसके मुताबिक आप बताएं कि ट्रांसफार्मर की कितने परसेंटेज जो है दैट विल रिमेन अनप्रोटेक्टेड। तो एक्स बी द वाइंडिंग दैट विल बी अनप्रोटेक्टेड, अर्थिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 7.5, वी फेज इज इक्वल टू, उसी तरह हमने 3810 हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हमारे पास वी फेज की वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो सेम है ना। मिनिमम फॉल्ट करंट जो ऑपरेट करेगा, ये अब उसने हमें नहीं दिया हुआ, तो हमने यहां से अब उसको निकालना है। ठीक है, अब ये क्योंकि हम जो हम कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, अब हम रिले के पॉइंट ऑफ व्यू की बजाय हम रिले के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते, तो रिले का तो उसने करंट हमें दे दिया हुआ है ना, लेकिन अब हम जो देखना चाह रहे हैं करंट, फॉल्ट करंट, वो वाइंडिंग में से पास करना है। दो व्यू है ना देखने के, अभी तक हम जो देखते आए थे वो रिले की कैलकुलेशंस थी। रिले की कैलकुलेशन में क्या होता था, एक सिटी की प्राइमरी वाइंडिंग थी, एक सेकेंडरी वाइंडिंग थी। प्राइमरी वाइंडिंग में 1000 एम्पेयर आ रहे हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में 5 एम्पेयर आ रहे होते थे। तो हम जितनी भी रिले की कैलकुलेशंस थी उनको हम रिले के करंट में चेंज करते थे, ऐसे ही करते थे, है ना। रिले के करंट में चेंज करते थे, हम कहते थे 1000/5 की हम ये सर रिले है, 2400 फॉल्ट आ गया, फॉल्ट करंट 2400 आ गया, तो अब बताएं रिले में से कितना करंट फ्लो करेगा। तो हम कहते थे प्राइमरी 2400 है तो उसको प्राइमरी से डिवाइड कर दो 1000, मल्टीप्लाई जो सेकेंडरी की टर्न रेशियो उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम बड़े आराम से 2.4 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो 12 आपकी वो करंट रेशियो थी जो आपकी सेकेंडरी में आएगी या जो रिले में आएगी। अब उसने, अब कहानी हम अल्टरनेटर को प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अल्टरनेटर से प्रोटेक्ट जो फॉल्ट पास होगा वो रिले वाला करंट नहीं होगा, वो रियल करंट पास होगा। ठीक है, तो ये रिले तो सिंपल आपको एक ये बताएगी कि 1000 के अगेंस्ट 5 एम्पेयर आएंगे, इसका ये मतलब नहीं है यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू 1000 होगी तो 5, ये सिर्फ ये बता दिया कि नॉमिनल वैल्यू अगर 1000 आएगी तो आपको 5 एम्पेयर मिलेंगे, यानी आपको सिर्फ रेशियो की हद तक बताएगी। वो कह रहा है कि आपकी रिले का जो है ऑपरेटिंग करंट वो 0.5 है, इसका मतलब फॉल्ट करंट है ना, वो जो रिले का फॉल्ट करंट है दैट इज बेसिकली, तो इसके अगेंस्ट
ओरिजिनल करंट क्या होगा वो, ये इसका मतलब सेकेंडरी की है, 0.5 सेकेंडरी है ना वाइंडिंग पे, तो उसको फिर सेकेंडरी से डिवाइड करो 5 से और मल्टीप्लाई कर देना 1000 के साथ। ठीक है, जो सेकेंडरी है उसको सेकेंडरी से डिवाइड करना मल्टीप्लाई बाय 1000, जो प्राइमरी है उसको प्राइमरी से डिवाइड करना मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय जो सेकेंडरी। सो इट इज सेकेंडरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी, तो ये आपके पास रेशियो आ जाएगी, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो 100 करंट फ्लो करेगा इस रेटिंग की वाइंडिंग में से, तो आपको रिले पे 0.5 मिलेगा। ओके, तो ये हमारा मिनिमम फॉल्ट करंट आ गया, जो 175 था इस केस में, यहाँ पे वो फॉल्ट करंट 100 है। ओके, जो उसने डायरेक्ट गिवन था यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ा है। ठीक है जी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। अब हमें क्या पता है कि 10% वाइंडिंग प्रोटेक्टेड है कि 15% प्रोटेक्टेड है, हमें इस चीज का पता है? हमें नहीं पता, हमने कैलकुलेट करना है। तो हम कहते हैं कि फर्ज करें x% वाइंडिंग है जो अनप्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो x% वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड है, तो हम x वाइंडिंग को कहते हैं कि v फेज इनटू x%। अगर x% रहने देते तो 3810 x% आ जाता, लेकिन हमने 100 से डिवाइड करके उसकी स्केलिंग कर ली। सो वी हैड 3810 into x over 100 is equal to 38.1 x। अब ये परसेंट नहीं रहा क्योंकि हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अब फॉल्ट करंट जो वाइंडिंग को यानी करवाएगा, अब हमने यहाँ भी देखा था, दैट इज बेसिकली x v is equal to IR and यानी यू कैन से v is equal to IR और I is equal to v over R। ठीक है, I is equal to v over R। ठीक है, ऐसी है ना जी, v over R। यस सर। या यानी आप इसको किसी भी उस सेंस में लिख सकते हैं, यानी किसी भी फॉर्म में। अगर R आप फाइंड करना चाहते हैं, R is equal to v over I, तो इसको आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अर्थ फॉल्ट करंट x% वाइंडिंग के लिए जो यानी फॉल्ट करंट कॉज करेगा x% वाइंडिंग के लिए, इट विल बी 38.x ओवर R, यानी दैट इज बेसिकली योर वोल्टेज जो आपने x% वाइंडिंग के लिए यहाँ कैलकुलेट किए थे, डिवाइडेड बाय R। सो वी आर यूजिंग दिस फार्मूला इज इक्वल टू v ओवर R। सो हम डिवाइड कर देते हैं R के साथ, तो R हमें गिवन है, दैट इज 7.5। ओके, क्लियर? एंड दिस ऑल थिंग मस्ट बी इक्वल टू, या इस ये करंट किस करंट के बराबर होना चाहिए ऑपरेट करवाने के लिए? मिनिमम फॉल्ट करंट के, दैट इज 100 इन आवर केस। तो 38.1 x over 7.5 must be equal to 100. So x will be equal to 100 into 7.5 over 38.1. तो 19.69 तकरीबन 20% वाइंडिंग जो है that will be left unprotected। कोई क्वेश्चन किसी का हो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल क्लियर है। क्यों भाई, क्लियर है? बता दो। सर जी सर। जी सर। ठीक है, तो बासित बासित कोई क्वेश्चन है? अब्दुल बासित, अब्दुल बासित कनेक्टेड है? सर मीटिंग में है वो। नहीं, वेटिंग में नहीं है, इज नॉट मीटिंग में कनेक्टेड। है मीटिंग। नहीं, मीटिंग में है, मैं कहा लेक्चर वेटिंग में नहीं है। ज्वाइन लेक्चर ज्वाइन किया हुआ, लेकिन राइट ही उसका नेट स्लो चलता है इसमें मेरे ख्याल से। अब्दुल बासित, हमजा 7610। यस सर। आप तो कनेक्टेड, क्लियर है? यस सर। कोई क्वेश्चन हो आपका? नो सर। मैं पूछ लूं क्वेश्चन? सर अभी ये रिवाइज करना पड़ेगा, फिर ही साथ साथ तो इतना ही ना होता। नहीं, समझ तो आ रही है ना भाई? यस सर। हाँ, समझ आ रही है, बस इतना ही है ना। तो समझने, बस ये मेन चीज है कि आपको कोई भी अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, बासित अब्दुल बासित, ये मेरे ख्याल में वैसे ही
सर वो शॉप पर होता है ना। सर हमारी सर यूनिवर्सिटी कब से ओपन हो रही है सर? नो आइडिया, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। नहीं जब मतलब सर एनसीओसी का नोटिस आएगा तो कहने फिर का सर नहीं सर, वो मेरे ख्याल से बच्चे बता रहे थे कि शायद मे बी 24 से हमारी फिजिकल क्लासेस है वहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, अच्छा नथिंग हम ऐसे ही नहीं पूरे पड़ेंगे बच्चों को। नथिंग लाइक दैट, इस तरह का कुछ भी नहीं है। अभी तो और एक्सटेंड हो गया 30 तक हो हाँ, केसेस ये बढ़ अभी रहे हैं ना छह सर। नहीं। अच्छा, ये हमारे पास अब एक उसी तरह अल्टरनेटर ये बताया हुआ है, और ये हम यानी आप देख सकते हैं कि 10 MVA का वही सेम उसी तरह वही रेशियो है 1000/5 की। ऑपरेटिंग करंट अब 0.75 कर दिया, पहले ऑपरेटिंग करंट मेरे ख्याल में 0.5 था रिले का, अब 0.75 कर दिया, तो 0.75 के मुताबिक हमें देखना पड़ेगा। तो 0.75 को जो रिले का ऑपरेटिंग करंट है हम सेकेंडरी 5 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो फॉल्ट करंट आ जाएगा हमारे पास। वोल्टेज वही है, बाकी सब कुछ वही है। न्यूट्रल अर्थिंग रेजिस्टेंस जो है दैट इज 6 ओहम नाउ। तो 6 ओहम, तो उसकी जो एक मिनट, ओके, तो हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। एक तो कि अनप्रोटेक्टेड जो अभी हम कैलकुलेट करके हैं, सेकंड वो कहता है कि मिनिमम रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है ताकि हम 90% ऑफ स्टेटर वाइंडिंग को प्रोटेक्ट कर सकें। तो आपके ख्याल में ये कैसे होगा? उसने 6 ओहम तो दे दी हुई है हमें ऑलरेडी, आपके ख्याल में 6 ओहम तो हम उसने दे दी है, तो हर चीज तो पूरी है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब वो कहता है कि आपने फर्स्ट में तो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, हम 6 ओहम के हिसाब से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन सेकंड वो फिर पूछ रहा है कि 90% ऑफ द वाइंडिंग जो है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए। तो हालांकि हमारे पास ये सारा कुछ कंप्लीट है, तो क्या हमें इसमें से कोई चीज को स्किप करना पड़ेगा? इसमें सर से वो बासित के ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं कि सर मैंने अभी चैट में मैसेज सेंड किया, ये आपने रिमूव कर दिया मुझे उसको मीटिंग। दोबारा ज्वाइन कर लो। कह रहा माइक चालू मैं है। ये देख रहा हूँ कि जिंदा है कि नहीं है। सॉरी सर, वो सर मेरा वो नेट एक बार डिस्कनेक्ट हो होस्ट गया था सर, रिमूव अभी कर दे दोबारा तो ज्वाइन दोबारा कर ही रहा हूँ, बार बार सर डिस्कनेक्ट सर हो रहा है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, डिस्कनेक्शन का मसला नहीं है। असल में मैं यही देखना चाहता हूँ, मतलब कि उसमें जान है कि नहीं, जाग रहा है कि नहीं, मैं यही देखना चाहता था, और कुछ नहीं है। अगर वो दोबारा रिकनेक्ट कर लेता तो इसका मतलब वो जिंदा है ना, जाग रहा है नहीं मतलब। नहीं सर, उसका तो चलो ठीक है। मैं वैसे अब मैं सर अपनी कोई बात नहीं हैदर, सर ठीक है, मैं अपनी ओके। बात कर रहा हूँ कि सर मेरा भी नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो अटेंडेंस जरा ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। हाँ, वो अभी स्क्रीनशॉट मैं ले लेता सर हूँ, बाद से ज्वाइन करता तो मैं अब वो स्क्रीनशॉट ले लेता। ज्वाइन नहीं ना होगा जब तक आप न्यू मीटिंग नहीं बनाएंगे। अच्छा, वंस वो निकल जाए तो फिर नहीं होता, ठीक है, उससे को कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जी। सही। हमारे तो उसको बताया ना क्या। तुम समझा देना सर। इसीलिए हम यानी उस पे कहते हैं कि बकायदा आपकी रिकॉर्ड हो रही होती है मीटिंग्स, कि आप प्रॉपर और उसमें जागते रहा करो, रिस्पॉन्ड किया करो, ठीक है। फौरन उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चैट में अब्दुल बासित, हाँ अब्दुल बासित ने अपना नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो अटेंडेंस का तो प्रॉब्लम नहीं ऐसा होगा। ठीक है, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था वो बताया, मिनिमम रेजिस्टेंस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम है ना हैदर, इफ यू आर कनेक्टेड, तो अपना नाम लिख के आप जो चैट में अपना नाम लिख दें, कि आपको अगर डर है कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है, चैट में नाम लिख दें, कम से कम मेरे पास एविडेंस होगा। सर जी, जी सर 2 बजे इरफान साहब की कॉल आई थी, तो मैंने बताया था कि मैं लेक्चर के बाद आ जाऊँ। उन्होंने कहा था 3 तक आ जाना, फिर मैंने जाना है, तो मैं इरफान साहब से मिला हूँ। हाँ जी, मैं 1 मिनट फिर ना एक दफा मैं स्क्रीनशॉट ले ही लेता हूँ। आप लोग अपने माइक म्यूट कर लें काइंडली सब। क्योंकि आप जब माइक ऑन करते हैं ना तो फिर नीचे वाला ऊपर, हाँ जी ठीक है, ओके। अब कोई अगर मीटिंग लीव ठीक है करना सर, भी चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, थैंक यू। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि इसमें फर्स्ट में तो हम कैलकुलेट कर लेंगे जो अभी हम जैसे कैलकुलेट करके हैं। सेकंड जो है मिनिमम रेजिस्टेंस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर 90% ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। अब 90% ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? हमें उसने रेजिस्टेंस भी दी हुई है, उसने हमें परसेंटेज भी दी हुई है। 90, पहले तो ये बताएं कि 90% प्रोटेक्शन का मतलब असल में क्या है, कितनी अनप्रोटेक्टेड है? 10%। 10%, ठीक है। 10%। तो अब उसने जी। एक चीज अभी तक हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, या तो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते आ रहे हैं, या हम ये परसेंटेज कैलकुलेट करते आ रहे हैं। तो अभी उसने इस पॉइंट के मुताबिक, सेकंड पॉइंट के मुताबिक, अब रेजिस्टेंस भी है हमारे पास 6 ओम,
तो परसेंटेज भी अब हम क्या करेंगे, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए और जब वो पूछ रहा हो मिनिमम रेजिस्टेंस, वो क्या कह रहा है, फाइंड कैलकुलेट द मिनिमम रेजिस्टेंस, तो हम फिर इस इस रेजिस्टेंस को हम सेकंड पार्ट के लिए काट देंगे। हम ये कंसिडर करेंगे कि रेजिस्टेंस हमें दी ही नहीं हुई। ओके, क्योंकि Okay. उसने पूछ लिया कैलकुलेट द मिनिमम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस अगर मिनिमम है तो फिर इस रेजिस्टेंस का तो कोई जवाब बाकी नहीं रहता, इसको तो फिर आर हम इसको रिप्लेस करना चाहिए हमें आर के साथ। ठीक है, तो इसलिए ये आपने जहन में रखना है। तो फर्स्ट हम उसको उसी तरह जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू 6 ओहम, वी फेज उसी तरह 3810। मिनिमम फॉल्ट करंट किस तरह आएगा जी, आपके पास 0.75 है, इसको डिवाइड करें सेकेंडरी के साथ 5 के साथ और मल्टीप्लाई कर दें 1000 के साथ, तो वो हमारे पास रेशियो आ जाएगी। तो वो करंट कितना आएगा जी, 150 एम्पियर। x% हम कहते हैं, फर्ज करें EMF इंड्यूस्ड इन द x% ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग, V फेज विल बी मल्टीप्लाइड बाय x%। तो जितनी फर्ज करें, हमने पहले न्यूमेरिकल में किया था 10%, तो हमने देखा था तो V फेज कितना था, 3810 इंटू 10/100, यही था ना जी। तो हमने देखा था 381 आया था। तो अगर हमें ये वैल्यू अननोन हो तो हम फिर क्या करेंगे कि 10 की जगह x रख देंगे, सिंपल सी बात है। तो यही काम उसने किया हुआ है। तो 10 की जगह उसने x रख दिया, तो x रख के उसने वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो दैट विल बी 38.1, ये जो हमने लास्ट में भी कैलकुलेट की थी। फॉल्ट करंट विल कॉज 38.1 ओवर 6, तो ये यानी आपका जो फॉल्ट करंट है x% वाइंडिंग के लिए, क्योंकि x% वाइंडिंग के लिए आपकी ये कैलकुलेशन है EMF की। x% वाइंडिंग का मतलब 10% वाइंडिंग में 10% प्रोड्यूस होगी, x% वाइंडिंग में x% 10% में 10% प्रोड्यूस होगी, x% में x। तो हम देखना चाह रहे हैं जैसे यहाँ पे था कि 10% वाइंडिंग में अगर पूरा 3810 है R2 न्यूट्रल पूरे फेज में, तो 10% में उस पूरे का 10% होगा जो 381 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर हमें 10% नहीं पड़ रहा तो x% होगा, तो 38.1 x होगा। और हम देखना चाहते हैं कि फॉल्ट करंट क्या होगा उस वाइंडिंग में, तो फॉल्ट करंट के लिए V ओवर R, क्योंकि आपका पूरा कंप्लीट सर्कल ये बनता है ना। उस कंप्लीट सर्कल में क्या चीजें जी, एक न्यूट्रल से लेके इस 10% वाइंडिंग तक वोल्टेज है, और एक जो करंट है इसमें से फ्लो कर रहा, और एक R है। ठीक है, ओके, ये तीन चीजें ना, करंट, वोल्टेज है, ये एक किस्म का सोर्स समझ लें, सोर्स है, करंट इसमें से फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस है। तो V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R, V ओवर R। तो V क्या है, जो x% वाइंडिंग में है। ठीक है, x% वाइंडिंग हमने कैलकुलेट कर ली, और R क्या है वो उसने हमें गिवन है उसके अंदर। तो x% वाइंडिंग हमने कैलकुलेट की 38.1 है। व्हाट इज R? R इज 6, उसने हमें ये दिया हुआ ऊपर, R इज इक्वल टू 6 ओम। ओके, देन दिस ऑल थिंग मस्ट बी इक्वल टू द फॉल्ट करंट, जो ओवरऑल फॉल्ट करंट है तो 150 फॉल्ट करंट है, उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली स्केलिंग हो जाएगी। 23.6% वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड वाइंडिंग कितनी होगी? 77 point कुछ 76.4, 76.4 शाबाश। तो point। अगर मैं ये पूछ लूं आपसे कि प्रोटेक्टेड वाइंडिंग क्या होगी, अगर मैं बिलफर्ज ये कहूं कि प्रोटेक्टेड वाइंडिंग क्या होनी चाहिए, तो आपने 76.4 लिखना है, आंसर 23.6 नहीं होगा। इसलिए ये भी जरा ना आपने गौर से और ये चीजें ध्यान से आप लोगों ने देखनी है कि अगर मैंने ये अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग का आंसर है, ये प्रोटेक्टेड का आंसर नहीं है। अब प्रोटेक्टेड सेकंड, में शायद कम हो गया। हाँ जी, अब सेकंड यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा ना 38.1 x ओवर R, ये लिखा था ना हमने। अब 38.1 x ओवर R लिखा है जब, तो अब हमें वो 6 हमने नहीं लेना, क्योंकि R तो अब हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने ये इक्वेशन लेनी है जिसमें x जो है वो अब हमें गिवन है, x इज 10%। सर वैसे भी वो 90%, हाँ जी, तो वैसे भी आप उसने जो रेजिस्टेंस दी हुई थी वो 76% के लिए दी थी, अब हमने 90% के लिए फाइंड करनी निकाल ली है। ठीक है, तो है। आपकी जो x हो जाएगा वो आपका 10% हो जाएगा,
जो 6 हो जाएगा ये आपका आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो x ये जो हमारी वैल्यू है इसके अंदर हमने परसेंट ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 38.1 के अंदर परसेंटेज ऑलरेडी शामिल है। ठीक है, x बाय 100 किया हुआ है ना, x बाय 100। तो 10% को अब दोबारा आपने 10/100 नहीं लिखना यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी x जो है ये स्केल हुआ है, 100% जो है ये ऑलरेडी स्केल हुई है। अगर इस कंफ्यूजन से बचना है तो यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं है इस बात की, तो यहाँ पे आप सिंपल इस चीज को इस्तेमाल करो, 3810x%। बात समझ आ गई? फिर आप ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें फिर आपका 10% आप डायरेक्ट लिखोगे तो वो 10% आ जाएगा, x% की जगह आप 10% लिख दोगे तो वो बन तो इक्वल वही जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 38 10 ज़रब 10/100 ऐसे लिखोगे ना तो बनेगा तो फिर वही 38.1। तो उसने डायरेक्ट 38.1x लिखा हुआ है, तो x की जगह आपने सिंपल 10 लिखना है, क्योंकि 10% जो है वो ऑलरेडी इस फार्मूले में उसने x% के हवाले से उसने x/100 करके स्केलिंग कर ली हुई है। तो यहाँ पे दोबारा 10% में इसको दोबारा 10% में कन्वर्ट नहीं करना। क्लियर है जी? इस पॉइंट की समझ आ गई है? जस्ट वी हैव टू पुट x की जगह हमें 10 रख देना हमने, और कुछ नहीं। ओके, तो आपके पास वैल्यू क्या है जी? 2.54 ओम। हाँ जी, तो ये आपकी रेजिस्टेंस है, यानी आप अंदाजा करें, अगर मैं कहूँ जी आप इसको कंपेयर करें, हाँ जी, तो कंपैरिजन से आपको ये समझ आएगी कि जैसे जैसे आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी आपकी अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग बढ़ती जाएगी, आपकी अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग बढ़ती जाएगी जैसे जैसे सही। आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, यानी जैसे जैसे ठीक है सर। आपकी हाँ, रेजिस्टेंस आर बढ़ेगी वैसे वैसे अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो भी असल में रिएक्टेंस ही है ना। तो वो तो यानी हमें समझ आती है कि एक रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से तो आपकी सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सर अगर ये हम डायरेक्टली होगा। हाँ जी, नहीं डायरेक्टली गए मैंने। आप इनवर्सली कह रहे थे ना अभी? ओहो नहीं ठीक है डायरेक्ट नहीं, अगर एक चीज resistance बढ़ेगी बढ़ेगी तो तो- दूसरी भी बढ़ेगी। अगर हमने यानी प्रोटेक्शन 23.6 है और क्वेश्चन आपको आ जाए कि हमें क्या ऐसा स्टेप करना चाहिए कि इसकी वैल्यू हम डाउन ले आए, इसकी वैल्यू हम डाउन सही। लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जाहिर बात है हमें क्या करना चाहिए जी? इसकी वैल्यू कम लेंगे ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कर लेनी चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम लेंगे। ये देखें 6 ओम रेजिस्टेंस थी, सेम सर्किट में आपकी 23.6 वैल्यू आई। अगर आप 10% वाइंडिंग अनप्रोटेक्ट, ये देखें 23.6 अनप्रोटेक्टेड है अगर 6 ओम की रेजिस्टेंस लगाते हैं, और अगर आप 2.5 ओम की रेजिस्टेंस लगाते हैं तो सिर्फ 10% वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड है। यानी आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू डाउन करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टेड वाइंडिंग है, इंक्रीज हो, अनप्रोटेक्टेड डिक्रीज हो। ओके, सही। क्लियर? जी A star connected 3 phase। अच्छा, मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी ये जो है वाइंडिंग ये हाफ रह जाए, यानी 23.6 से जो आंसर आपका, क्या ऐसा स्टेप लेंगे कि आप इसकी वैल्यू हाफ रह जाए, एग्जैक्ट हाफ रह जाए? सर हम वो करंट को सर आप ले सकते हैं ना, जिधर 150 वहां पे 75 ले लेंगे। ये तो नहीं, कोई इस तरह तो नहीं हो सकता? नहीं, करंट सेम रहेगा, करंट तो फॉल्ट करंट तो चेंज नहीं होगा ना। सर ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, वो जो एक्स की वैल्यू है जो उसमें पुट कर रहे हैं, जी जो जी 100 के साथ डिवाइड हो रही है, उसको शायद करेंगे, कम करेंगे नहीं है ना? नहीं सर आर की कोई वैल्यू हिंट बढ़ा तो दें। दे दें। अभी नहीं, हम X की किसको value। डिस्कस कर रहे थे?
सर हम आर की वैल्यू को चेंज करेंगे, अगर हमें इसको हाफ करना है तो हम आर की वैल्यू को भी जो ले रहे हैं उससे हाफ ले लेंगे और क्या उससे उसको तो बात- हाफ ही करेंगे ना सर, वो नहीं तो obvious क्यों? है। ऑब्वियस क्या बात है, वो बात ठीक कर है। क्या नाम है, क्या नाम, अमार। अम्मार बिल्कुल सही बात कर रहा है कि अगर हमने करना है तो बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। जस्ट हम क्या करेंगे, जो 6 है उसकी जगह हम 3 कर देंगे। 6 जो यस हमने सर। आर वैल्यू जब हम 3 कर देंगे तो 150 से 6 की बजाय 3 मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई होगा, करके देख लो, ये जी एग्जैक्ट सर। हाफ वैल्यू आएगी। मैंने भी आर का ही कहा था, आर की वैल्यू कम करते हैं। आर की वैल्यू हाफ कर देंगे, कम नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट हाफ चाहिए मुझे। हाफ कर देंगे। हाँ हाफ कर देंगे, हाफ इज द परफेक्ट आंसर। मैं कहूँगी डबल करनी हो तो अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग डबल करनी हो तो फिर आर की वैल्यू डबल कर देंगे। इसी को डबल कर देंगे आर को। जी ठीक है। जो अब सेकंड हमारा एक है कि अ स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर्स merge price circulating scheme current protection estimate value via earth resistance R। estimate कहता है earthing resistance अगर 85% is protected against earth fault और अर्थ फॉल्ट सेटिंग ऑफ 20%। अभी जो 20% है ना अर्थ फॉल्ट सेटिंग, इसका मतलब है आपने पहले फुल लोड कैलकुलेट करना है, उस लोड का 20% है। अर्थ फॉल्ट सेटिंग जब भी 20% दी होगी ना, इसका मतलब पहले आपने फुल लोड करंट इसका कैलकुलेट करना है इनसे, उसका 20% लेना है, तो वो आपके फॉल्ट करंट की वैल्यू होगी। बजाय उसने डायरेक्ट इस तरह फॉल्ट करंट की वैल्यू देने की ना, जैसे उसने यहाँ पे दी थी 175 और यहाँ पे उसने रेशियो दे दी थी, तो रेशियो देने की बजाय उसने रेशियो देने की बजाय या डायरेक्ट फॉल्ट करंट की वैल्यू देने की बजाय उसने क्या किया, आपको अर्थ फॉल्ट सेटिंग बता दी है। अर्थ फॉल्ट सेटिंग का मतलब होता है कि ओवरऑल जो आपका फुल लोड करंट है उसका 20%। ठीक है, ये बात करना चाह रहा है। तो वो या 50% वाइंडिंग, तो फुल लोड करंट उसी तरह हम निकालेंगे 10 MVA ओवर यानी P ओवर V अंडर रूट 3 876 एम्पियर आ गए। मिनिमम फॉल्ट करंट फॉर द रिले विल बी 20% ऑफ द फुल लोड। 20% ऑफ द फुल लोड को 876 फुल लोड करंट है, तो ये हमारा फॉल्ट करंट आ जाएगा 175 एम्पियर। तो हमारे पास कितनी है जी वाइंडिंग, 85% वाइंडिंग प्रोटेक्टेड है तो 15% अनप्रोटेक्टेड है। तो 15% अनप्रोटेक्टेड में कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, उसी तरह जैसे हमने 10% में किया था तो वोल्टेज कैलकुलेट की, वोल्टेज को हमने 10% से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 15% है तो हम 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.6 ओवर अंडर रूट 3 जो 3810 आ रहा है 3810, उसको हम 15% यानी 0.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि वोल्टेज जो 15% वाइंडिंग के अंदर है। उसी तरह अर्थ फॉल्ट करंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस उसने दी हुई है नहीं, वो हमने कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी V over R and this whole thing will be equal to fault current 175. So 175 will be equal to 330 under root 3 over R। तो R हम उस तरह पे कैलकुलेट, दैट विल बी 3.27। ओके जी, क्लियर? वही है सिंपल, उसने जो यहाँ पे थोड़ा सा उसको चेंज किया, घुमाया अर्थ फॉल्ट सेटिंग के थ्रू उसने। कोई क्वेश्चन हो आज के न्यूमेरिकल्स में? ये जो आप नहीं अभी ट्रांसफॉर्मर्स का चैप्टर है। ये जो 3 आपके आएंगे ना नेक्स्ट ट्यूटोरियल प्रॉब्लम्स, ये ट्यूटोरियल प्रॉब्लम ना आपका नेक्स्ट एक किस्म की असाइनमेंट है, या आपने सॉल्व करने हैं खुद, और सॉल्व करके इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना है, और अगर सॉल्व नहीं करेंगे और पूछेंगे भी नहीं तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि आपने सॉल्व कर ली है और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर नेक्स्ट मैं आपसे क्लास में कल पूछूंगा, आज मुझे ये आपने तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके यानी जो एक किस्म का आपने मुझे ग्रीन सिग्नल देना है कि आपने वो सॉल्व करके उनको समझ लिया हुआ है। ठीक है, वीकेंड पे करने हैं कि कल आज रात ही करें? आज कर लेना, मैं कल आपसे पूछ लूंगा। आज आपने नया ताज़ा ये पढ़ा है टॉपिक, तो आज आप कर लो इसको बैठ के। चलें सर, आज रात ट्राई करता हूं। हाँ, इसको ट्राई करें, कल मैं आपसे इसकी अपडेट लूंगा। तो अगर किसी ने हाँ कह दिया कि मैंने किया हुआ, मैं उससे पूछ भी सकता हूँ कि मुझे स्क्रीन शेयर कर दें। ठीक है जी, चलें, सर। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज।